वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हमारी सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था। होपफुली वो वीडियो से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम फिर फाइनल एक्सरसाइज करेंगे इसकी, जो कि है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, राइट। सो let's start today's exercise, and this is third exercise. Okay, so हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। मेंशन है 10 न्यूटन का फोर्स है जो 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट देता है इन ऑन डायरेक्शन। ऑन डायरेक्शन का मीनिंग होता है सेम डायरेक्शन, मींस थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। सो फोर्स इज 10 न्यूटन, displacement is 2 meter and theta is 0 degree. So work is force displacement cos theta. Force is 10, displacement is 2, cos of 0. Answer comes out to be 20 joule. Okay, so this is our first question. Second question पे चलते हैं। How much force is applied on a body when 150 joule of work is done in displacing a body at distance of 15 meter in the direction of force? तो देखिए क्या गिवन है आपको, 150 जूल। अब देखो 150 जूल गिवन है, या तो एनर्जी है या वर्क है, क्योंकि जूल गिवन है, और ये वर्क ही गिवन है क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है। तो वर्क हो गया 150 जूल। डिस्टेंस कितना गिवन है 10 मीटर। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, और साथ में डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या ऑन डायरेक्शन, ये सेम ही होता है, तो थीटा हो गया 0। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो मेंशन होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे करके मेंशन होगा। सो यहाँ पे आपको बताना है फोर्स कितना होगा। तो फोर्स वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। वर्क है यहाँ पे 150, जो फोर्स होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है 10 एंड कोस ऑफ 0, कोस ऑफ 0 1 हो जाएगा, 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 150 बाय 10 इज इक्वल टू एफ, और एफ आ जाएगा 15 न्यूटन। सो दिस कवर्स आवर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी है 5 kg की, उसको 2 मीटर तक रेज किया गया, मीन्स ऊपर उठाया गया, तो वर्क डन बताना है। मीन्स अगर ये ग्राउंड है तो बॉडी पहले यहाँ पे थी 5 kg, फिर उसको ऊपर उठा लिया गया तो बॉडी यहाँ पे पहुंच जाती है सपोज 5 kg, और ये हाइट हो गई 2 मीटर। तो वर्क बताना है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, क्योंकि वर्टिकल हुआ है तो वर्टिकल में वर्क क्या हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल। और अगर यही होता हॉरिजॉन्टल मोशन, यहाँ पे देखिए वर्टिकल मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया। अगर ऑब्जेक्ट गया होता हॉरिजॉन्टली तो ये हो जाता पोटेंशियल एनर्जी की जगह हो जाता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा हम काइनेटिक वाला क्वेश्चन एक ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, वो आपको हमारी इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं।
सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, मास है 5, जी है 10 एंड एच इज 2, आंसर कम्स आउट टू बी 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ में मेंशन है वर्क गिवन है 4990 जूल का, तो वर्क किया गया 4900 जूल का, मास 50 kg, और इसको लिफ्ट किया गया सर्टेन हाइट तक। वो हाइट बतानी है, मींस सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, कोई 50 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर लेके जाया गया किसी हाइट तक, वो हाइट है सपोज h, ठीक है। अब हमें वो हाइट कैलकुलेट करनी है, तो अगर ये रिवर्स दिया होता क्वेश्चन, इसमें हाइट की वैल्यू भी आपको गिवन होती और आपको वर्क निकालना होता, तो वर्क क्या होता, वर्क होता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वर्क गिवन है 4900, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। सो मास हमें नहीं पता, जी अब की बार 9.8 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 49 गिवन है। अगर आपको 4998 19.6 ये कुछ ऐसा गिवन हो तो जी आप 9.8 लेंगे, अगर 10 का मल्टीपल गिवन हो तो आप 10 लेंगे, सो दैट कैलकुलेशन ईजी रहे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम करते हैं। एम जी एच, मास की वैल्यू कितनी है 50, सो वो वैल्यू पुट कर देते हैं 50 इंटू 98/10 इंटू एच, 0 से कैंसिल हो गया, तो हाइट की वैल्यू आ जाती है 4900/5 इंटू 98। सो अगर आप इसको 49 पे से डिवाइड करते हो दोनों साइड को, तो ये आता है ये बचेगा 20 और ये जाएगा 10 पे, सो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। सो ये कवर करता है फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में वर्क मेंशन है 54,000 का जूल का, ये वर्क है, फोर्स गिवन है 6000 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो वर्क के लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अब यहाँ पे एज सच कुछ मेंशन नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, मींस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की, तो हम इन कंडीशंस में क्या ले लेते हैं, हम सेम डायरेक्शन ले लेते हैं, कोस थीटा को क्या लेते हैं, थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री। सो वर्क 54000 for 6000 into displacement into cos 0 is 1, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 54,000 by 6000 और ये आंसर आ जाएगा 9 मीटर। अभी 6 क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में फोर्स है 10 न्यूटन का, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। With a horizontal direction displaces to body to distance of 2 meter along the surface of the floor. Calculate the work done. Now let the force pulling on the body makes angle 30 degree with the horizontal. What is the value of force to displace through 2 meter of the surface of the floor? So देखिए, suppose this is ground,
ये ग्राउंड है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैसे लगाया गया है, क्या बोला गया है, 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा है जो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्टिव में, मींस फोर्स कुछ ऐसे लगा है, ये लगा है फोर्स और हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लगा है। तो जो ये एंगल है ये है 60 डिग्री। ओके, इतना बेसिक क्लियर है। अब फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री एंड डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर। और जब भी आप कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो फोर्स है वो हमेशा बॉडी के सेंटर पे ही लगता है ऑलवेज। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा बनाते तो भी फोर्स इसके सेंटर से ही दिखाते, बिकॉज फिजिक्स में ये अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई आपके पास बड़ा ऑब्जेक्ट भी है तो उसका हमेशा एक सेंटर होगा, तो जब भी आप फोर्स लगा रहे हो वो उस सेंटर पे ही एक्ट करेगा, उस सेंटर के हिसाब से ही सब कैलकुलेशन होंगे। ठीक, सो यहाँ पे अब आपको वर्क बताना है। तो वर्क का एज यूजुअल फॉर्मूला, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos of theta, force is 10, displacement is 2 into cos of 60। cos 60 होता है हाफ, मीन्स sin 30। सो 10 into 2 into हाफ, सो वर्क हो जाएगा 10 जूल का करेगा। अब आगे मेंशन है कि एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। अब बताओ, बाकी चीजें सेम रहती है तो कितना वर्क होगा। तो जो न्यू वर्क होगा एफ डी, अब एंगल हो गया 30, सो फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट 2, cos 30 होगा √3/2, सो आंसर आ जाएगा 10√3 जूल। तो जैसे देखिए एंगल कम हुआ, वर्क की वैल्यू बढ़ गई, और यही हमने आपको बताया था कि जब एंगल 0 होता है तब मैक्सिमम वर्क होता है। तो ये अभी एंगल 0 की तरफ जा रहा है, 60 से कम होकर 30 हुआ, 30 से कम होकर और कम होगा, तो वर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7th में गिवन है फोर्स है 5 न्यूटन। अब यहाँ पे भी एंगल गिवन है, थीटा 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर, तो डिस्टेंस गिवन है 6 मीटर। वर्क डन निकालना है, तो फॉर्मूला एज सिंपल, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, force is 5, displacement is 6, theta is 30 degree, cos 30 sin 60 के इक्वल मीन्स √3/2। So 3 आंसर विल बी 15√3 जूल। इसको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती पॉइंट्स वगैरह में, तो आप सिंपली 15√3 करके भी अपने क्वेश्चन को सोल्व हुआ मान सकते हो। So going to question number 8, mass is given 2 kg, speed is given 20 meter per second, so velocity is 20 meter per second. Find the kinetic energy. So formula for kinetic energy is equal to half mv square. Now we have given mass and velocity, so we have both. So putting in formula, we get half into 2 into 20 square, so 2 times 20, 20 into 20, 400, and its energy, so unit will be joule. So this covers our question number 8. Going to question number 9. In this question we have reverse statement. Here we was given
in question number 8 we was given mass and speed. We have to find kinetic energy. Here the things have been changed slightly. Here we have given kinetic energy and mass, so we have to find out speed. Okay, so mass is 30 kg, and see here, body is moving and 60 joule of kinetic energy. So this whole is kinetic energy. In sometimes in some questions you will be mentioned that a body is moving and it has energy of 60 joule. It will be not be mentioned that it has only kinetic energy of 60 joule. So if it is moving and its energy is mentioned, then you can consider that most of the time for practical purposes it will be moving on ground. Like if this is ground, then object will be moving on ground, and on ground potential energy is considered as zero. On earth surface potential energy is considered as zero. So if it has some energy, in that energy potential energy has zero part to play, so that energy is always equal to kinetic energy. So here 60 joule is kinetic energy. So kinetic energy is 60 joule. Now formula for kinetic energy is half mv square. Now putting the variables, kinetic energy is 60, half mass 30 into velocity square. Rearranging it, 2 will go on the left hand side. 60 into 2 divided by 30 is equal to v square. So v square comes out to be 4, implies v is 2 meter per second. So this solves our question number 9. Now moving to question number 10. Now it is given a hammer of mass 1 kg falls freely from 2 meter. Here it is mentioned falls freely, means what is type of this motion? Under gravitational force of earth. Okay, so mass is 1 kg, height is 2 meter. Height is 2 meter. Find the velocity, kinetic energy of the hammer just before it touches the ground. Does the velocity of hammer depend upon the mass of the hammer? So let me do it in two ways. First, we will do it through law of conservation of energy, and second, we will do it via equation of motion. And from both, I will show that first, be able to get the same answer, and second, that velocity does not depend upon mass of the hammer. Okay, so first we have to find velocity and then we have to kinetic energy. So law of conservation of energy, it does say that total energy always remains constant. So let us consider the pictorial representation. Before falling, object was here and its height was 2 meter. Here object was at rest, so its initial velocity is 0 meter per second. So if velocity is 0, what is kinetic energy? Kinetic energy is half m into velocity square. So if velocity is 0, kinetic energy is always 0. Okay. Now after falling, object comes at ground. Now when it comes to ground, its height becomes 0. And if heights becomes 0, then
according to the formula of potential energy, if height is 0, formula for potential energy is mgh. So if mh is 0, then what it means that potential energy is 0. So consider this is at state A and this is at state B. So from energy conservation, we can say total energy at A is equal to total energy at B. At A, total energy is kinetic energy A plus potential energy A. At B, total energy is kinetic energy B plus potential energy B. Now kinetic energy at A is 0. So this term will vanish. Potential energy at B is 0. So this term will vanish. So potential energy at A is equal to kinetic energy at B. And what is potential energy at A? It is mgh is equal to kinetic energy at B. A value of m is 1, value of g 10, value of h is 2. So kinetic energy at B is equal to 20 joule. Okay, so this is the second part, kinetic energy part. Now the velocity part. That can be done from the same equation, this equation. Let me rewrite it. So potential energy at A is equal to kinetic energy at B. Formula for potential energy is mgh. Formula for kinetic energy is half mv square. Cancelling the masses, and use here you can see that v square comes out to be 2gh and velocity value comes out to be root 2gh. And here mass is not present because mass gets cancelled out. So mass does not play any role in the velocity of the hammer. It just depends upon its height because g is also constant, 2 is constant. So putting the values and solving, 2 into z is equal to 10 and h is equal to, it's 2. So answer comes out to be root 40. Root 40 can be written as 2 root 10 meter per second. This is the first method where we have used conservation of energy. Now we will use another method also where we will only use laws of motion. So, or for that we have to calculate final velocity. So from third equation we know v square minus u square is equal to 2as. Okay. Now starting velocity is 0 because before falling object was at rest. So v square minus 0 square is equal to 2. G is 10 and here we will take it minus 10 because gravity acts in the negative y direction. And displacement will also be minus 2 because it's going from top to bottom. So we will take it final from initial, and final is 0, initial is 2, so minus 2, 0 minus 2 minus 2. So it comes out to be 40, v square is equal to 40 and v is equal to root 40, and again it comes out to 2 root 10 meter per second. You can take it positive, negative, it's your choice because square root gives us both sign. Now just you can compare that here it comes to root to 10 and from here also it comes as 2 root 10. So both of the equations gives us the same answer. That's how physics is consistent, means formulas works very well with each other. So coming to question number 11. So calculate the energy possessed by a stone of mass 10 kg kept at height of 5 meter.
So here mass is 10 kg, height is 5 meter. So we just have to find out energy, and it has height. So due to height, it comes out to be potential energy, and formula for potential energy is mgh. M is 10, G is 10, and H is 5. So it comes out to be 500 joule. Okay. Now in next part, if 196 into 10 raised to power 2 of energy is given 196 into 10 raised to power 2, were used to raise a mass of 40 kg to reach 40 kg by above the ground. Means there was a boy, suppose this is ground, there was a boy and we took it to some height, suppose here. Now his height is h. The work done into raising his height is equal to 196 into 10 raised power 2 joules, and his mass is equal to 40 kg. So we have to find out the height. So if he gets raised from this, from ground to height h, there will be change in its potential energy, and that potential energy is equal to work, because we have only vertical movement. In vertical, change in potential is equal to work done. In horizontal, change in kinetic energy is equal to work done. So here work done is equal to change in potential energy, and that is equal to mgh. And work and energy are same. So 196 into 10 to the power 2. M is 40, G is 10, and we have to calculate the H. 196 into 10 to the power 2 by this will come in the denominator, and this is 400. 400 is equal to H. Two zeros get cancelled, and this will be 4 9. H comes out to be 49 meter. So till now we have completed total 11 questions. Now we will move to the next page and we will start from there. So now we are at second page of our third exercise, means we have completed question up to question number 11. Now we are going to start question number 12. So here, calculate the change that should be affected in a body in the velocity. We have to, हमें velocity में जो change है वो find out करना होगा of body to maintain the same kinetic energy if mass of the body is increased 4 times. And we have also written the answer half of the original velocity. Let us find out that how it will be done. So condition is this: there is a body of mass m. Suppose it has a velocity and it is moving. So its kinetic energy is equal to half mv square. Now what happens? We increases the mass of the body to 4m, and we have given it a new velocity such that that new kinetic energy is equal to old kinetic energy. Now we have to find that what is this new velocity. So our old kinetic energy is half mv square. Our new kinetic energy is half, new mass is 4m, and the new velocity is v dash square. Okay, half get cancelled, m get cancelled, this 4 comes into denominator. So v square by 4 is equal to v dash square. Taking square root of both sides, v square will be square root of v square is v, square root of 4 is 2, and this comes to v dash. So our answer is new velocity is half of our original velocity.
Going to question number 13. Machine does 192 joule in work in 24 seconds. Find the power. So power is work upon time. Okay. Here work is mentioned as 192. Time is 24. So if we divide it, answer comes out to be 4, 8, 6, 8 watts. So its power comes out to be 8 watt. So till now we have completed up to question number 13, and in the next video we will complete the remaining questions. And if it is possible for you, so all questions are visible here. You can try them yourself until I upload the next video, and you can then you match that what questions, which question which you have solved matches with my answers, and what process you have taken to get to that answer. There can be many processes available, means many route available for getting the same answer. So it depends that how you think. uh, for better understanding, you should have at least two or three process, means routes available to get to the same answer. Then it will be final that yeah, you have a good grasp of theoretical and numerical concepts. Okay, fine. So again, if this video is helpful to you and it adds any value to your understanding, please like, share and subscribe. Thank you.